हेलो दोस्तों। तो सॉरी मैं आज लाइव नहीं आ पाया हूँ, फिर भी आपके लिए क्वेश्चंस तो लेके आया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फैटीग व्हेन इट फॉल्स। तो देखिए हमारे पास फैटीग होता है, तो फैटीग का फेलियर कब माना जाएगा? तो ए है एट इलास्टिक लिमिट, बिलो इलास्टिक लिमिट, एट यील्ड पॉइंट या बिलो यील्ड पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि फटीग उसे माना जाएगा जब हम बिलो द यील्ड पॉइंट उसका फेलियर होगा। तो बिलो यील्ड पॉइंट होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम फटीग बोल देते हैं। ओके, इसके फेलियर को हम फटीग बोल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड बाय। तो हम रेजिस्टेंस जो है फटीग का, उसका हम जो रेजिस्टेंस मानते हैं फटीग का, वो मटेरियल का किसके मेजर करेंगे? यंग्स मॉडुलस से, एंड्योरेंस लिमिट से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से, या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी से। तो इसमें से किसको माना जाएगा? तो आपके पास ए बी सी डी ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एंड्योरेंस लिमिट। देखिए एंड्योरेंस लिमिट फटीग से ही रिलेटेड है। तो फटीग का जब हम लिमिट चेक करना चाहते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, एंड्योरेंस लिमिट कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो लेटेंट हीट पे क्या असर पड़ता है? तो पहला है रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज या नन ऑफ द अबव। तो देखिए लेटेंट हीट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो डिक्रीज करती है। तो आपने ये डायग्राम जो है जरूर आपको समझ आना चाहिए, और मैंने ये इस पे वीडियो बनाई हुई है कि इस तरह से हमारे पास डायग्राम होता है। और जब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट कम प्रेशर पे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ये वाली लेटेंट हीट यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कम होती रहती है लगातार जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है। ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ है हमारे पास, वाइल स्टीम एक्सपैंड्स इन टरबाइन थ्योरेटिकली द एंट्रोपी। तो हमारे पास जब स्टीम जो है टरबाइन में से गुजरती है तो उस टाइम में एंट्रोपी थ्योरेटिकली किस तरह से रहती है? रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास देखिए टरबाइन में से गुजरना है तो उस टाइम थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो हम ये इसको थ्योरेटिकली ये मानते हैं, तो प्रैक्टिकली नहीं है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, फिलर मटेरियल इन वेल्डिंग शुड हैव। तो फिलर मटेरियल है उसकी क्वालिटी किस तरह से होनी चाहिए? ओके, तो पहला है हमारे पास ऑप्शन, सेम कंपोजिशन एज द पेरेंट मेटल टू बी वेल्डेड। मतलब हमारे पास सेम कंपोजिशन होना चाहिए एज द पेरेंट मेटल टू बी वेल्डेड, या सेम मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर एज द पेरेंट मेटल टू बी वेल्डेड, सेम कंपोजिशन एंड सेम मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, सेम कंपोजिशन एज ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसके केस में हम देखते हैं कि कंपोजिशन भी सेम होना चाहिए और मेल्टिंग टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, जैसा पेरेंट मेटल है उसी तरह का होना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, in four stroke IC engine the turning moment diagram during the compression stroke। तो हमारे पास टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है कंप्रेशन स्ट्रोक में किस तरह का रहेगा? पॉजिटिव थ्रू आउट, नेगेटिव थ्रू आउट, पॉजिटिव ड्यूरिंग मेजर पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक, या नन ऑफ द अबव। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जब इस तरह से डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं, मान लो तो हमारे पास इस तरह से होता है। तो जब हम सक्शन करते हैं तो हमें पावर चाहिए होती है, इंजन को पावर चाहिए होती है। उसके बाद कंप्रेशन करते हैं तो इस तरह से नेगेटिव में आता है, और पावर स्ट्रोक में सिर्फ पॉजिटिव में आता है, उसके बाद फिर नेगेटिव में आता है। तो ये कंप्रेशन का पूछ रहा है, वो नेगेटिव थ्रू आउट, तो हमेशा नेगेटिव में रहता है, वो हमेशा नेगेटिव में वैल्यू रहेगी। सिंपल। तो सेवंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट। तो हमारे पास देखिए जो कंडेंसर है थर्मल पावर प्लांट में उसका क्या रोल है? तो पहला हमारे पास को है, टू एक्ट एज रेजरवायर टू रिसीव स्टीम फ्रॉम टरबाइन। तो हमारे पास रेजरवायर की तरह एक्ट करता है। टू कंडेंस स्टीम इनटू कंडेंसेट टू बी रीयूज्ड अगेन, या टू क्रिएट वैक्यूम। तो इसका जो हमारे पास आंसर है कंडेंसर में, कंडेंसर का देखिए मेन फंक्शन हमें जो पता है दिमाग में हमारे यही आता है सिर्फ एक, कि ये कंडेंसेट करने के लिए। लेकिन ये और भी काम क्या कर देता है कि हमारे पास जो टरबाइन में से स्टीम आ रही है उसको भी रेजरवायर की तरह रिसीव करता है, वहां से रिसीव करता है और वैक्यूम रिक्रिएट करता है। तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही जो क्वालिटीज हैं वो कंडेंसर निभाता है। नेक्स्ट देखें,
एट्थ क्वेश्चन है वेलोसिटी कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स। तो हमारे पास जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है वो क्या कर देती है? वेलोसिटी कंपाउंड आपने टर्बाइंस में पढ़ा होगा, तो वो क्या कर देती है? एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन स्टेजेस, recovery of kinetic energy of steam leaving first set of blades in subsequent rows of blade, या velocity and pressure equalization at different stages, या increased velocity at after each stage due to expansion of the steam। तो हमारे पास इसमें क्या होता है? रिकवरी होती है काइनेटिक एनर्जी की, ये याद रखने। तो हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन, रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम लीविंग फर्स्ट सेट ऑफ ब्लेड इन सब्सिक्वेंट रोज ऑफ ब्लेड। तो आगे की आगे हमने बढ़ना होता है, तो रिकवरी करनी होती है किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास कंबाइनिंग इम्पल्स स्टेजेस इन सीरीज रिजल्ट्स इन। तो इम्पल्स टर्बाइंस जो हमारे पास है उसको अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या होगा? उससे इंक्रीज ऑफ स्पीड, उससे इंक्रीज होगी स्पीड, डिक्रीज ऑफ स्पीड, स्पीड रिमेन्स अनअफेक्टेड, या अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, एक्चुअली क्या होता है, इंपल्स टर्बाइन में बहुत ज्यादा स्पीड बन जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका स्पीड कम करने के लिए हम यूज करते हैं कंबाइनिंग। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी। तो कंबाइनिंग कर देते हैं, इंपल्स टर्बाइन में जो है कंबाइनिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन हमारे पास, इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द इम्प्योरिटीज आर। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है हमारे पास, तो उसमें इम्प्योरिटीज कहां पे होती है, ये आपको आंसर देना है। इसका पहला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कलेक्टेड एट द सेंटर ऑफ कास्टिंग, फोर्स्ड आउटसाइड द सरफेस, या प्रेजेंट इन द मिडल सेक्शन ऑफ द कास्टिंग। तो हमारे पास ये क्या होता है कि जब हम उसको रोटेट करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग करते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह से रोटेट करता रहता है लगातार, और कास्टिंग जो है वो बाहर बन जाती है सारी कास्टिंग, और हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती है वो सेंटर में कलेक्ट होना शुरू होती है, बीच में कलेक्ट होना शुरू कर देती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, वो है collected in the center of casting। तो B is the right answer। फेरस अलॉयज आर यूजली कास्ट बाय। तो फेरस अलॉय किस तरह से कास्ट किए जाते हैं? हॉट चैम्बर मशीन से, कोल्ड चैम्बर मशीन से, डाई कास्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट आंसर जो है नन ऑफ द अबव है। तो इसमें से कोई भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सैंड कास्टिंग जो है उसके थ्रू हम बना लेते हैं, और शेल मोल्डिंग के थ्रू बना लेते हैं, लेकिन हम इनमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्वीप पैटर्न इज यूजली यूज्ड फॉर मोल्डिंग पार्ट्स हैविंग। तो स्वीप पैटर्न कौन से मोल्डिंग पार्ट्स के लिए बनाया जाता है? रेक्टेंगुलर के लिए, एलिप्टिकल के लिए, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप के लिए, नन ऑफ अबव। तो हमारे पास स्वीप पैटर्न आपने देखा होगा, तो वो एक ही तरह का होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर, सी यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप। तो अगर आप देखते हो तो इस तरह से डायग्राम बनाया होता है हमारे पास, जब भी आप इसका डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह का बनाया होगा। तो इस तरह से क्या है, इसको क्या करेंगे, स्वीप मतलब पूरा घुमा देंगे इस तरह से 360 डिग्री, तो वो एक तरह से क्या बन जाता है, यूनिफॉर्म शेप होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 13 क्वेश्चन है, डैश इज द मेथड ऑफ गवर्निंग यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में कौन सी गवर्निंग यूज की जाती है? क्वालिटी, हिट एंड मिस, क्वांटिटी, या पार्शियल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है क्वांटिटी गवर्निंग की जाती है, इसमें क्वांटिटी करी जाती है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी देखी जाती है। ओके, पेट्रोल इंजन में। ओके, मैक्सिमम टॉर्क इज जनरेटेड बाय एन इंजन। तो मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट किया जाता है? इट रन्स एट लोएस्ट स्पीड, इट डेवलप्स मैक्सिमम पावर, इट कंज्यूम मैक्सिमम फ्यूल, या इट रन्स एट मैक्सिमम स्पीड। तो आपने देखिए पहला गियर जब हम लगाते हैं बाइक का, कार का, तो उसमें क्या होता है, स्पीड कम होती है, बहुत कम होती है, और लेकिन टॉर्क ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए, इट रन्स एट लोएस्ट स्पीड। लोएस्ट स्पीड पे हमारे पास होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क होती है। ओके, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन ऑफ एसआई इंजन इंक्रीजेस। तो हमारे पास इंक्रीज कवर करती है। तो हम क्या करते हैं कि हम एसआई इंजन में डेटोनेशन, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, डेटोनेशन और प्री इग्निशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, इंक्रीज कैसे करती है। तो हमारे पास देखिए, जब हम देखते हैं कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं, तो कंप्रेशन रेशो जैसे जैसे बढ़ता है उसी हिसाब से हमारे पास जो डेटोनेशन बढ़ती है। तो हमारे पास इंक्रीज का बोल रहा है, तो इसमें इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशो, इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशो इज द राइट आंसर। 16 देखिए,
डैश lubrication टेक्निक यूज फॉर lubrication ऑफ सिलेंडर ऑफ स्कूटर इंजन। तो देखिए जो हमारे पास पुराने चेतक स्कूटर होते थे उसमें हम देखते थे ना कि जब पेट्रोल डालते हैं तो साथ में एक सैशे भी डाल देते हैं lubrication का, तो वो एक्चुअली क्या करते हैं पेट्रोल के साथ ही डाल देते हैं। तो lubrication जो होती है वो टेक्निक स्कूटर में इस तरह की यूज की जाती है। तो उसमें हमारे पास ए इज द राइट आंसर। तो पेट्रोल lubrication टेक्निक हम यूज करते हैं, 16 इज द ए इज द राइट आंसर। The area of PV diagram for a Carnot cycle represents। तो PV diagram क्या शो करता है? हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड, वर्क डन या टेम्परेचर ड्रॉप। तो पीवी डायग्राम अगर हम देखते हैं किसी का भी देख लो, पीवी डायग्राम है इस तरह से हम बना लेते हैं, तो इसके अंदर जो एरिया आता है वो क्या शो करेगा? तो हम देखते हैं पीडीवी क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, तो हमारे पास वो करता है वर्क डन को शो करता है। 18th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी इसमें से कौन सी है? हीट, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए वर्क, एनर्जी, ये सब हम क्या कहते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, ये हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। और हीट अकेली है जिसको हम लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। ओके, हीट इज द राइट आंसर। 19 देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी या डी क्या ऑप्शन है। आपके सामने ऑप्शंस है, पढ़िए इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 20th का। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से क्या है? 20th का देखते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें है टेम्परेचर ऑफ मीडियम बीइंग कूल्ड मस्ट बी बिलो दैट ऑफ इवेपोरेटर, refrigerant leaves the condenser as liquid, all solar thermally operated absorption system are capable only of intermittent operation, या frost on evaporator reduce heat transfer। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रॉन्ग है, इसमें मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है ये ए। ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी हमारे पास राइट है, सारे ही राइट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए मेरी वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे आइए, आप यहाँ पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको सारे। आप बड़ा इजी है मॉक, यहाँ पे देखिए होम में आप देखेंगे तो होम का बटन क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद मैकेनिकल पोस्ट है, इसमें यूट्यूब वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, तो वीडियोस का लिंक इसमें दे रखा है। आप इस यूट्यूब वीडियो में जाके पूरा लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरी वेबसाइट का नाम है gearinstitute.in। तो ये मॉक टेस्ट जरूर करा करें, ये मॉक टेस्ट मैं खुद ये इनके ऊपर वर्क करता हूँ और बहुत ज्यादा इसके मतलब देख देख के एसएससी जेई में पुराने एग्जाम जो हैं अच्छे छांट कर क्वेश्चन लाए गए हैं, तो इसमें आप जरूर करा करें। तो अभी तक 42 हमारे पास है इसके सेट, तो 42 अगर आप करते तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से आपके ऑलमोस्ट आप लगाओ तो 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 800 क्वेश्चन इनफ है, तो आप इनको करें और हर एक जो भी आप सेट करेंगे उसके नीचे आप अपना कमेंट में जो नीचे देखना एक कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप अपने मार्क्स जरूर बताएं। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके जी, बाय।